नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में हमने संधि के टॉपिक पढ़े। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियां हमने पढ़ ली। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस संधियों में विभिन्न प्रकार के आए हुए उदाहरणों पर। अर्थात आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम अभ्यास करेंगे अब तक के टोटल जो संधि हमने पढ़ी उन सब के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर के आज मैं प्रस्तुत हूँ। तो आ जाइए बोर्ड के ऊपर और देखिए एक एक उदाहरण। सबसे पहले मैंने लिखा है परम प्लस अर्थ है, तो आपको फटाफट से स्पीड से मुझसे पहले सोच सोच करके अपने मन में धारण कर लेना और फिर मिलान करना है कि क्या हमारा सही था या नहीं था। तो देखो यहाँ परम प्लस अर्थ है, मिल करके क्या बनेगा, परम का ए और अर्थ है का ए मिलके आ हो जाएगा और शब्द बनेगा हमारा परमार्थ है। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ स्वर संधि हमारी यहाँ होगी और परमार्थ शब्द यहाँ पर हमारा बनेगा। यहाँ देखो कवि प्लस इंद्र है, बताओ क्या बनेगा, फटाफट से सोचो। कवि प्लस इंद्र, प्लस से पहले छोटी ई, प्लस के बाद भी छोटी ई। जब दोनों तरफ एक जैसे स्वर हो तो वहां दीर्घ संधि होगी और उन्हीं के जैसा बड़े वाला अर्थात दीर्घ, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी कवींद्र, और यहाँ भी हमारी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट उदाहरण हमारा श्री प्लस ईश है। सोचो, अपने विचार करो, श्री प्लस ईश से क्या बनेगा, प्लस से पहले दीर्घ ई और प्लस के बाद भी दीर्घ ई, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा और रूप बनेगा श्रीश, और यहाँ भी हमारी संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। ये पांच ही हमारे पास ऐसे स्वर हैं जो दोनों तरफ एक जैसे हों तो वहां सवर्ण दीर्घ संधि हमारी होती है, उन्हीं के जैसा दीर्घ वाला वर्ण हमारा हो जाता है, जिसके अंदर पांच स्वर कौन कौन से आते हैं, ए, ई, उ, री और ली। तो यहाँ देखो यहाँ तय में री और री मिलकर के बड़ी री हो जाएगा और यहाँ रूप बनेगा पितृणम। ऐसे यहाँ देखो नेक्स्ट है हमारा देव प्लस इंद्र है, प्लस से पहले ए और प्लस के बाद ई, ए और ई मिलकर के क्या बनेगा, फटाफट से सोचो, आद गुणे सूत्र हमारा यहाँ काम करेगा और गुण संधि हमारी होती है ए प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है। तो देव और ए प्लस ई मिलकर के ए हो गया देवेंद्र, और ये हमारी संधि हो गई गुण स्वर संधि। यहाँ तक हमारी दीर्घ सवर्ण दीर्घ भी इसको कहते हैं, दीर्घ संधि भी इसी को कहते हैं, दोनों को एक ही संधि के नाम है, दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि, बात एक ही है। यहाँ पे गुण स्वर संधि हमारी प्राचीन प्लस उक्ति, ए प्लस उ मिलके, देखो ए प्लस ई मिलके तो ए हुआ, ए प्लस उ मिल करके ओ हो जाएगा, और ये भी हमारी आद गुण सूत्र से गुण स्वर संधि प्राचीन। अब यहाँ ए प्लस उ मिलके ओ हो गया तो प्राचीनोक्ति, और ध्यान रहे मात्रा हमेशा अपने से प्लस से पहले जो भी हमको व्यंजन मिलेगा उसके अंदर ही ये जुड़ेगी। आगे देखो महा प्लस उत्सव है, यहाँ आ प्लस उ, ए प्लस उ या आ प्लस उ एक ही बात होता है, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ओ बनेगा, और हमारा ये रूप बन गया महोत्सव है। यहाँ भी गुण संधि हमारी। इधर देखो कृष्ण प्लस रिद्धि, यहाँ थोड़ा सा विचार करने की बात है, बताओ फटाफट से सोचो, प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में री, क्या बनेगा, आद गुण सूत्र से यहाँ भी गुण स्वर संधि ही होगी, और अदेंग गुण सूत्र कहता है कि अत और एंग, ए और ओ, ये तीन ही ऐसे स्वर हैं जो गुण कहलाते हैं, तो यहाँ पे दोनों की जगह होगा ए। उसके बाद उरण रपण सूत्र कहता है कि यदि बाद में री हो तो उसकी पहचान के लिए यहाँ पे हमको ए के साथ में रे जोड़ना है, तो यहाँ कृष्णारधि, कृष्ण, अब यहाँ अर होगा तो ए तो मिल गया न में, और रे जो था बाद में ऊपर चला जाएगा, आधा रे हमेशा अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है, कृष्णार्धी। ऐसे ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो यहाँ भी अर होगा गुण स्वर संधि में, ग्रीष्म अर हो गया अर्तु, तो ये अपने से बाद वाले पे चले गया, ये जो रे था अर का रे ऊपर आ गया अपने से बाद वाले के ऊपर। प्रश्न प्लस उत्तरम, यहाँ बताओ क्या होगा, प्रश्नोत्तरम,
ए प्लस उ मिलकर के ओ हो गया। जैसे पर प्लस उपकार होता है परोपकार, ऐसे प्रश्न प्लस उत्तरम प्रश्नोत्तरम। और यहां भी हमारा आद गुण सूत्री काम करेगा, दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि। यहां देखो सा प्लस ऐसा, आ प्लस आई बराबर आई। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि रेची सूत्र यहां काम करेगा। तो यहां सा और ए दोनों मिलके आई हो जाएगा और आई की मात्रा स के ऊपर लगेगी, सही शा। तथा प्लस यू, यहां देखो आ प्लस ई, तो यहां देखो ए प्लस ई बनता है ए, तो यहां रूप हमारा बनेगा त थ। ए प्लस ई मिलकर के सिर्फ ए बनता है, ध्यान रखना एक मात्रा वाला। यहां बहुत से बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तथा प्लस ए तथा ही डबल मात्रा यहाँ पे लगाएं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें यहाँ डबल नहीं लगाना है। पहले पढ़ना है तथा प्लस इव हुआ तो एक मात्रा लगेगी, तथेव। तथा इव का मतलब होता है वैसे ही, समझ में आ गया? इव माने के समान, उसी के समान। और यहाँ तथा प्लस एव वैसा ही, अर्थ दोनों का लगभग समान है, लेकिन यहाँ मात्रा का फर्क हमारी संधि के फर्क से अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे तथा प्लस यू से तथेव, और तथा प्लस एव यहाँ आ प्लस ए आई बनेगा, तो यहाँ पे तथाइव होगा। ध्यान दो, फिर से समझ लो। यहाँ इव था तो एक मात्रा लगी, यहाँ एव है तो दो मात्रा लगी। ऐसे एक और मैंने ऐसे आपको बताया था व्यंजन में भी, जगत प्लस ईश वाला, आगे देखेंगे, उसकी भी चर्चा भी करेंगे। रक्त प्लस औषधि, तो रक्त देखो ए प्लस ओ मिलके औ हो जाएगा, तो यहां रक्त औषधि। आगे देखो आ जाओ, आगे कुछ एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहां देखो अंते प्लस अपि, देखो ए के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो वहां पे अयादि संधि होती है, लेकिन कंडीशन क्या है? देखो यहां यदि पदांत ए हो, यानी पदांत ए या ओ हो और उसके बाद अत हो, अत का मतलब ह्रस्व ए हो, ऐसी कंडीशन में यहां पर हमारी पूर्व रूप संधि होगी एंगी पर रूपम सूत्र की एंग पदांताद अति सूत्र की सहायता से। देखो यहां पे क्या होगा, यानी जो पहली मात्रा है वो रहेगी, बाद वाली समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बाद वाली थी ये इसी में मिल जाएगी। यहाँ अब इसको मिलाने के लिए हम पहचान के लिए रखते हैं, हालांकि इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। जैसे अंते पी इसको बोलना चाहिए, फिर भी हम बोलते हैं अंते अपि। तो जो पूर्व रूप संधि यहाँ पर होती है। दूसरा देखो ते प्लस अत्र, तो यहाँ भी तेत्र, ये तत् शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का प्रथमा द्वितीया का द्विवचन का रूप है, जो अपने आप में एक पद है। ये भी अपने आप में अंते सातवीं विभक्ति का एकवचन का पद है, गृहे सप्तमी का एकवचन का पद है। ये कह का ही रूप है। विसर्ग संधि से जब ओ हो जाता है उत्तो विसर्ग संधि में, तो वहां मैंने आपको बताया था आपस में ये संधियां दोनों तीनों मिल करके कई कई संधियां जुड़ी होती है। किसी का संधि का होने के बाद वाला रूप हमको लेना पड़ता है, किसी जगह पे हमको सीधा रूप लेकर के संधि बनानी होती है। तो यहाँ विसर्ग संधि का उत्त विसर्ग करने के बाद का रूप हमने यहाँ पे उठाया है इन दोनों के अंदर। तो यहाँ कह से हमने को बना दिया, और को के बाद अपि आया तो को अपि बन जाएगा। ऐसे ही सो के बाद अपि आया तो सो अपि बन जाएगा। जो सारे के सारे पूर्व रूप संधि के उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ देखो गृहे हम, गृहे प्लस अहम, यहाँ इसको खंडाकार बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह भी इसको बोलते हैं, और ये हमारी संधि हुई पूर्व रूप। ऐसे यहाँ पे देखो को प्लस अपि तो कोपी बन गया, यहाँ सो प्लस अपि तो सोपी बन गया। उपदेश प्लस अच तो यहाँ उपदेशेज बन गया। यहाँ पद के अंत में इसलिए हमने यहाँ जय कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता जय या जय। उधर देखो प्र प्लस एज, अब यहाँ इसका ठीक विपरीत है। प्लस से पहले उपसर्ग का अवयव हो, मतलब उपसर्ग हो, और उपसर्ग भी कैसा हो जिसके अंत में ह्रस्व ए की मात्रा हो, और बाद में कोई भी धातु का रूप हो, और वो धातु का रूप कैसा हो जिसमें प्रथम अक्षर ए की मात्रा हो। ऐसी कंडीशन के अंदर ए या ओ हो, ऐसी कंडीशन के अंदर ये पर रूप हो जाएगा। मतलब समझ लो कि जो ए था वो बाद वाले में मिल जाएगा।
यानी ए की मात्रा हट जाएगी, ए खत्म हो जाएगा, बाद वाला ही बचेगा। और यहाँ पे हमारा रूप बनेगा प्रेजते और यहाँ बनेगा उपोषति। समझ में बैठ गया होगा आपको, नहीं तो वो वीडियो देख लो जिसमें ये पढ़ाया गया है पर रूप पूर्व रूप संधि वाला। ऐसे कर्क प्लस अंधु। अब यहाँ देखो क्या होता है, करकंधु, यहाँ पर ये ए और ये ए मिलकर के बाद वाला बचे पर रूप संधि का उदाहरण ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूर्व रूप क्यों नहीं कहेंगे इसको, तो पूर्व रूप नहीं कहेंगे, इसको पररूप कहेंगे। इसका सूत्र होता है करकंद्वादिषु पररूपम सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, जिसमें सकंदु, करकंदु, हलीसा, मनीषा, लांगलीसा, सीमंत आदि बहुत सारे शब्द आते हैं। सारंग ऐसे शब्द आते हैं जो बाद वाले के जैसा बचेगा, दोनों तरफ सेम यहाँ पर हो। पहले भाग में टी होती है, वो भी ऐसे होता है। तो ये कुलटा जो शब्द है ये भी इसका है। अब यहाँ कुलाटा होना चाहिए, लेकिन ये सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम सूत्र की सहायता से यहाँ पे पररूप होगा, बाद वाले जैसे होगा। यहाँ मनस प्लस ईशा मनीषा, हरि प्लस एतु, ये तो था पर रूप का उदाहरण हमारा। अब यहां देखो यहां हमारा क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव कब होता है, ईद उद एत, यानी ई दीर्घ वाला, उ दीर्घ वाला और एडी वाला ये पद के अंत में हो और उसके बाद में ये हमारे शब्द हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगा और इसका सेम टू सेम रहेगा हरि एतौ। ऐसे गंगे अमू, इसके बाद कोई भी स्वर हो तो उसका यहाँ पर संधि कार्य नहीं होता है। हरि प्लस एतौ, तो यहाँ दीर्घ री आ गई, इस वजह से यहाँ ए का नहीं मिला। ऐसे यहाँ गंगे ए नहीं मिला। उसके बाद सत प्लस चित, ये हमारी व्यंजन संधि में आ गया। और व्यंजन संधि में भी कौन सी बताओ मुझे आप, तय वर्ग के बाद चय वर्ग हो तो तय वर्ग के स्थान पर भी चय वर्ग हो जाएगा, इसको शुचित्व संधि हम कहते हैं। और ये रूप बनेगा, तय की जगह भी चय हो जाएगा और ये भी चय है, तो सच्चित रूप बन गया। सच्चित आनंद, सच्चित प्लस आनंद ऐसे करके आ जाता है ना, तो ये हमारा हो गया सुचित्व, सुचित्व संधि। ये प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव का मतलब होता है प्रकृति में जैसा है वैसा का वैसा, प्रकृति का मतलब मूल में जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखो उद प्लस ज्वल है, यहाँ भी सुचित्व संधि है। तय वर्ग के बाद चय वर्ग आ गया, दय के बाद जय आया, दय की जगह भी जय हो जाएगा। उज, ये ज्वल आधा है, ध्यान दो उज्ज्वल में दोनों जय आधे होते हैं। उज्ज्वल सुचित्व संधि होती है। उज्ज्वल शब्द में बहुत सी बार पूछा जाता है और जब लिखवाया जाता है हिंदी के कठिन शब्दों में, वहां भी बच्चों से लिखवाया जाता है उज्ज्वल शब्द। और बहुत से बच्चे गलती करते हैं, या तो बाद वाले को पूरा लिखते हैं या पहले वाले को पूरा लिख करके बाद वाले को आधा लिख देते हैं, जबकि उज्ज्वल शब्द में दोनों ही जय आधे होंगे। यहाँ कृष प्लस न, यहाँ देखो कृष प्लस न, जब श या ट वर्ग के पहले या बाद में तय वर्ग या न हो, ऐसी कंडीशन में तय वर्ग या न के स्थान पर परिवर्तन होगा, चाहिए इधर होता चाहे इधर होता, तो तय वर्ग या न के स्थान पे परिवर्तन होता है। ये श आया इसलिए यहाँ पे न हो गया कृष्ण। ऐसे उष प्लस त्रय, तो यहाँ उस त्रय की जगह ट्रय हो गया। भाई रह जो तय था उसकी जगह टय कर दिया, रह का तो रह रहेगा उष ट्रय। और यहाँ पे हमारी संधि होगी शुटुत्व, और शुटुत्व भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ऐसे ही तत् प्लस टीका, तो तय वर्ग के बाद टय वर्ग आया, तो तय वर्ग के स्थान पर भी टय वर्ग हो जाएगा और संधि होगी हमारी शुटुत्व। उसके बाद जगत प्लस ईश, ये दोनों उदाहरण गौर से आप देखो, इनमें फर्क महसूस करो और अपने मन में इसका आंसर निर्धारित करो कि क्या होगा। ये दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, अगर आपने पार्ट देखें, संधि पढ़ी है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये दोनों एक हैं या अलग हैं। ध्यान दो, यहाँ पे जगत में हलंत लगा हुआ नहीं है और यहाँ पे तय में हलंत लगा हुआ है। यही फर्क हमारा संधि के अंतर्गत होता है, क्योंकि संधि दो वर्णों का मेल होती है और हमको बिल्कुल गहराई से देखना होगा कि वर्ण कौन सा है। तो यहाँ देखो, प्लस से पहले ए और प्लस के बाद ई, और ए और ई मिलकर के आद गुण सूत्र से गुण स्वर संधि होती है, और वहां पे ए और ई मिलकर के ए होता है एडी वाला, और शब्द बनेगा जगतेश। जगतेश शब्द बनेगा और यहाँ पे संधि होगी गुण स्वर संधि।
कौन सी संधि हुई? गुण स्वर संधि। दूसरा है जगत प्लस ईश है, और यहाँ पे हमारा शब्द क्या बनेगा? वो देखो जगदीश। यहाँ क्यों बना? क्योंकि तय हलंत था, और जब प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर हो तो प्रथम के स्थान पे तीसरा हो जाता है हमारा जस्तु संधि यहाँ पर काम करेगी। झलाम जसवंते सूत्र की सहायता से यहाँ पे जस्तु संधि हमारी हुई, और जगत प्लस ईश मिल करके जगदीश शब्द। कुछ एक और उदाहरण अपन देखते हैं। यहाँ देखो हरिम प्लस वंदे, तो संधि का अभ्यास कार्य हम कर रहे हैं। हरिम प्लस वंदे, यहाँ पर पदांत में के बाद यदि कोई भी व्यंजन हो तो ऐसी कंडीशन में उस पदांत में की जगह पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, और यहाँ पे हमारी संधि होगी अनुस्वार संधि। हरिम वंदे, मो अनुस्वार है सूत्र की सहायता से। ऐसे गुरुम प्लस नमामि, रू के ऊपर अनुसार हो जाएगा अश्वम प्लस आन है। यहाँ देखो अश्वम वही पदांत में तो है, लेकिन पदांत में के बाद व्यंजन नहीं है, तो यहाँ स्वर है। स्वर है तो क्या करेंगे? स्वर की मात्रा को इसमें मिला देंगे, यानी ये जो मात्रा थी मैं के अंदर मिल गई, अश्वमान है। ऐसे गृहम आगच्छ, तो यहाँ हमारा शब्द बन जाएगा गृहमागच्छ। ऐसे यहाँ पठितुम इच्छामि, तो ये जो ई की मात्रा इस मैं के अंदर चली जाएगी, यहाँ पे ऐसे पठितुम इच्छामि हो जाएगा। तत् प्लस लीन है, यहाँ पे पर सवर्ण। देखो पर रूप और पर सवर्ण में क्या फर्क है? पर रूप का मतलब तो बाद वाले में ही समाहित हो जाएगा, मिल जाएगा, एक ही बचेगा, जबकि पर सवर्ण का मतलब होता है कि ये जो पहले वाला है ये भी बाद वाले के जैसा बन जाएगा। तो यहाँ तत् प्लस लीन है, तत् का जब तय वर्ग के बाद लय आता है तो इसकी जगह भी लय हो जाता है, तल्लीन है। ऐसे ही तोरली सूत्र से तद प्लस लय तल्लय। यहाँ देखो शाम प्लस तय। अब यहाँ तो था पद के अंत में जो मैं था, यहाँ पद के मध्य का जो मैं होगा वो बाद वाले के जैसा पांचवा वर्ण होगा, तो यहाँ शांतः अनुस्वार पर सवर्ण अनुनासिक संधि भी इसको कहते हैं। यहाँ देखो ये अनुस्वार के बाद में जो भी वर्ग है उसी का पांचवा वर्ण होगा, तो इस अनुस्वार के बाद में तय आया, तय वाली लाइन का नय हो गया। यहाँ फै आया तो फै वाली लाइन का मैं हो जाएगा, गुम्फित। ऐसे परसवर्ण अनुनासिक संधि आप पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा। यहाँ देखो सद प्लस कार है, चर तो संधि होगी, तीसरे के स्थान पर पहला वर्ण होगा, तो द की जगह हो जाएगा तय सत्कार, चर तो संधि के अंतर्गत। यहाँ देखो तत् प्लस शिव, षष्ठवटी सूत्र कहता है कि यदि प्लस से पहले तय वर्ग हो, प्लस के बाद शय हो, ऐसी कंडीशन में इस तय की जगह भी क्या हो जाएगा? चय हो जाएगा, और शय की जगह छय हो जाएगा, तो तत्शिव यहाँ पर रूप हमारा बना। तो दो संधियां यहाँ हमारी काम कर रही है, एक शुचुत्व संधि जो तय की जगह पे चय करेगी, और दूसरी छत्व संधि जो शय की जगह पे छय करेगी। इस शय की जगह पे छय हो गया षष्ठवटी सूत्र से, ये कहता है कि बाद में यदि अट हो ऐसी कंडीशन में, उसके बाद तत्श्रुत्वा यहाँ भी सेम होगा, शय की जगह छय हो गया तत्श्रुत्वा। स्व प्लस छंदे, यहाँ छे सूत्र कहता है कि प्लस से पहले हिरस्व मात्रा वाला कोई स्वर हो, बाद में छय हो, तो इसमें तुक का आगम होगा, और तुक का हो जाएगा छय की वजह से चय, चर तो के तहत, और स्वच्छंदे रूप यहाँ बनेगा। ऐसे देखो श्रीमत शरत चंद्र, यहाँ पे हमको देखना है दो संधि, एक यहाँ पे होगी एक यहाँ पे होगी, तो यहाँ तय की जगह तो क्या हो जाएगा? तय की जगह देखो ये शय आया बाद में, ऐसी तय की जगह तो चय हो जाएगा, तो श्रीमत का हो जाएगा श्रीमच, श्रीमच। अब यहाँ शय जो था, शय में अट यानी ए की मात्रा है, यहाँ कोई भी मात्रा होगी तो वो अट के अंदर शामिल होगी, तो यहाँ पर देखो ए की मात्रा होने से शय की जगह पे हो गया छय, उसके बाद रे, उसके बाद तय वर्ग के बाद चय वर्ग आया तो इसकी जगह भी चय हो जाएगा, श्री मच्छरत चंद्र। ये बहुत सी जगह इंटरव्यू में ये पूछा हुआ सवाल है, श्री मच्छरत चंद्र का संधि विच्छेद आप कीजिए। उसके बाद वी प्लस छेद है, सेम वही छे वाला यहाँ पे आएगा, तुक का आगम होगा जो स्वच्छंदे में जो हुआ था ऐसे ही, और यहाँ पे शब्द बनेगा विच्छेद। सुगण प्लस ई से, ngमो ह्रस्वाद चे ngमणु नित्यम सूत्र की सहायता से
यदि ण आया, ण के पहले जो बाद में स्वर आया और इससे पहले ह्रस्व स्वर है, तो ऐसी कंडीशन में इसको डबल हो जाएगा। किसको? ण को। सुगणेश। विष्णु प्लस त्राता, तो यहाँ विष्णु से त्राता विसर्ग संधि के अंतर्गत यदि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण हो या कोई स्वर हो तो ऐसी कंडीशन में आरों स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो आरों निश्चल। राम है प्लस अस्ति उत्तु संधि के तहत आप देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा रामोस्ति। क प्लस अपि कोपि, बालः गच्छति बालो गच्छति, हसी च सूत्र यहाँ पे काम करेगा विसर्ग उत्तु विसर्ग संधि में। और यहाँ पे राम है जायते का रामो जायते उत्तु विसर्ग संधि में हसी च सूत्र की सहायता से हुआ। उसके बाद यहाँ रे के बाद रे आया, एक रे का लोप और रे से पहले वाले को दीर्घ, तो यहाँ बनेगा पुनः प्लस रमते। यहाँ देखो अंतः शब्द आता है तो यहाँ रे हो जाता है विसर्ग की जगह और ये बनेगा अंतरात्मा। दुहु प्लस पापम। इन ऐसे सूत्र आता है कि ई या ऊ हो इस विसर्ग से पहले और बाद में पैफ है या कैख हो तो यहाँ षटकोण वाला श होगा। दुष्पापम, निष्पापम, चतुष्कपाल है, ये सारे इन ऐसे सूत्र के उदाहरण हैं। परिष्कार, दुष्कर, और ये उदाहरण हमारा वही था जो ऊपर ही ऊपर था। विसर्ग की जगह रे होगा, रे के बाद रे आया तो रोरी सूत्र से रे का लोप, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होने से पहले वाले का दीर्घ हो जाएगा। नीरोगे। अभी तक की सभी संधियों के हमने उदाहरण आज के इस लंबे वीडियो में देखे। बार बार इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आप करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। आज की कक्षा में कुछ लंबा हो गया, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर एक नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए।